जैसा कि आप जानते हैं, ये एक नया चैनल हमने शुरू किया है, कविता मुंबई। और आज इसका पहला एपिसोड हम कर रहे हैं। और इस चैनल का कल्पना परिकल्पना या संयोजन कहें तो हृदेश मयंक जी और रूपनाथ जी संयोजक की भूमिका में हैं, और साथ में हम तो हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे मेहमानों का। अ, आज के हमारे कवि हैं आदरणीय संवेदना जी, जो मुंबई से हैं, और आदरणीय शिवदयाल जी पटना से हैं। और हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं, जो कि इन दोनों के कविता पाठ के बाद अपना वक्तव्य देंगे। आप हैं आदरणीय श्री विजय कुमार जी। आप कवि और आलोचक हैं, ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व है हिंदी साहित्य में, और आप मुंबई से हैं। इसके अलावा हृदयेश मयंक जी और भूवनाथ जी यहाँ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। अवधेश कुमार राय जी यहाँ मौजूद हैं, स्वागत है अवधेश जी। और अमिताभ बिश्नोई जी भी आज यहाँ शामिल हुए हैं, आपका भी स्वागत है। थोड़ा मैं कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि जो एक कंसेप्ट है इस प्रोग्राम का, कि दो कवि इसमें हैं और एक समीक्षक, और संचालक के रूप में मैं प्रशांत जैन मुंबई से ही हूँ, यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं संवेदना जी को आमंत्रित करूंगा कविता पाठ के लिए, थोड़ा उनका परिचय दे दूं। संवेदना जी, 1974 में आपका जन्म मैसूर में हुआ, कर्नाटक में। और आपने अंग्रेजी साहित्य में भोपाल से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और कुछ डाइवर्स फील्ड्स हैं जिसमें आपने पढ़ाई की। आपने एमबीए भी किया है भोपाल से ही, और एडवर्टाइजिंग और पीआर में भी आपने केसी कॉलेज मुंबई से कोर्स किया है। विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर आपने सोफिया कॉलेज में काम किया, और उसके पहले पत्रकारिता में भी आप रही। हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर के लिए आपने काम किया, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने पत्रकारिता की। एडिटोरियल कोऑर्डिनेटर आप रहे टाइम्स ऑफ इंडिया में, भोपाल का जो संस्करण है उसके लिए। आपका एक कविता संग्रह अब तक आया है, और इसका शीर्षक है कविता संग्रह का लड़कियां जो कुल होती हैं, और ये संग्रह पुरस्कृत भी हुआ है। फिलहाल मुंबई में आपका निवास है। और जहां तक प्रोफेशन का सवाल है, संवेदना जी एक अलग तरह का काम करती है। स्टोरी टेलर है, प्रोफेशनल स्टोरी टेलर। और कहानीपुर नाम से आपका एक, क्या कहें, एस्टेब्लिशमेंट या छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी, कहानीपुर। तो संवेदना जी, जरा स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है उसके बारे में बताएं, और ये कहानीपुर के लिए कौन सी बस पकड़नी होती है वो भी बताएं। इसके पहले कि संवेदना शुरू करें, प्रज्ञा रावत जी यहाँ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। मैं एडमिट कर। जी, नमस्कार सभी को। जहाँ तक स्टोरी टेलिंग का सवाल है, ये तो एक ऐसी चीज है, जब आप लिखते भी हो तो आप अच्छे स्टोरी टेलर ही होते हो जब कहानी अच्छे से लिखते हो। तो बस वही बात है। पर कहीं ना कहीं ओरेटरी की तरफ मेरा रुझान बचपन से रहा। डिबेट, वाद विवाद और रेसिटेशन, क्योंकि बचपन से जाहिर है पापा से सीखा। बहुत ज्यादा वो उस पर तवज्जो देते थे, और बहुत अच्छी उनकी भाषा और चीजों की समझ थी, और उन्हें मजा भी आता था। तो वो हमने वो चीज उनसे ली, और काफी संजीदगी के साथ हमें रेसिटेशन सिखाते थे। तो कहीं ना कहीं कब उससे मोहब्बत हो गई पता ही नहीं पड़ा। और घर में भी माहौल था खुद को मतलब एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति की जो एक के लिए जो एक जमीन चाहिए होती है, वो तो घर में भरपूर थी। और बड़े भाई बहन लगातार उससे किसी ना किसी रूप में करते रहते थे, तो इस तरह से। लेकिन जब बिटिया हुई और एक काफी लंबा अरसा मेरा लल पीरियड निकला बिना करियर के, क्योंकि जो पत्रकार रह चुका है फिर वो एकदम एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीती रही, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। धानी छोटी थी मेरी बिटिया, मुंबई आ गए। तो लिखते तो रहते थे, पर कहीं ना कहीं से एक इंटरेक्शन नहीं था, और फिर बच्चों के प्रति हमेशा से रुझान था।
तो जब क्रॉनिकल में भी थी मैं, तो मैंने बच्चों का पेज मांग के लिया था। तो तब मैं बनाती थी, तो कहीं ना कहीं एक था कि काम करना है। फिर बिटिया को कहानी सुनाना शुरू की, फिर लगा कि नहीं, ये इसमें बहुत मजा आ रहा है, तो फिर धीमे धीमे ऐसे करके तो एक वो दरवाजा भी खुल गया। और अब धीमे धीमे उसमें काफी प्यार मिला बहुत। और फिर मुझे लगा मैं इसको बहुत संजीदगी के साथ करती भी हूँ। फिर भी एक समय के बाद वो कॉन्शियस डिसीजन ही था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि अच्छा लग रहा है या टाइम पास है, ऐसी कोई चीज नहीं थी। बच्चों के लिए बहुत कॉन्शियसली काम करने का एक वो प्लेटफॉर्म मुझे नजर आया। तो वो, और अब धीमे धीमे थेरेपेटिक स्टोरी टेलिंग की तरफ मैं बिल्कुल। ज्यादा जा रही हूँ, हीलिंग मैं स्टोरीज। वही कह रहा था कि मनोवैज्ञानिक विकास के लिए भी एक बढ़िया जी, तो अब वो थेरेपेटिक स्टोरी टेलिंग की तरफ मैं ज्यादा हूँ। तो अब ट्रेनिंग भी करती हूँ, सारी चीजें एक पेडागॉग की हैसियत से भी, कि आप पेडागॉजी में कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। और बस तो कोई भी नहीं है पकड़ने के लिए, मतलब यही है कि उसमें भी अपने तरह का एक संघर्ष है, लगातार करते रहने की वो है, मजा आता है उसमें। तो पर दूसरी फील्ड्स की तरह इसके भी अपनी परेशानियां या बहुत वीक बढ़िया, पॉइंट आगे की हैं। शुभकामनाएं आपको। जी और इससे पहले कि आप कविता पाठ शुरू करें, मैं प्रज्ञा जी का स्वागत करूं। मौजूद है यहाँ पर प्रज्ञा रावत जी, जो कि सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं और आपकी बड़ी बहन है। और इसके अलावा महेश भोपाल से और कृष्णांग सैनी भी यहाँ आए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। और एस डाभा, एस ये एक नाम है, जो अ, आपका भी स्वागत है। प्रज्ञा जी नमस्कार। तो संवेदना जी शुरू करें। जी, ठीक है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपना कविताएं पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं जो कविता पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है ग्यारस का चौक। स्वागत। उज्जवल धुले सफेद पिसे चावलों और गहरे गेरुआ रंग की खड़िया से। उज्जवल धुले सफेद पिसे चावलों और गहरे गेरुआ रंग की खड़िया से साल में एक बार बहनों ने हमेशा बनाया वो चौक। कलात्मक हाथों में खनाखन बोलती रही उनकी देहाती चूड़ियां। शहरीपन उंगलियों में फंसा जरूर दिखता रहा, लेकिन जब मन आंखों और हृदय से उतरता था वो सौंदर्य बोध, तब शहर में घर के बीचों बीच बना वो अहाता समेट लाता था वो सारे कोने, जहां जहां से हम अनभिज्ञ ही सही लेकिन जुड़े ही रहे हमेशा अपनी बोली बानी, ज्वार कोदो, घी महेरी, मटकी, वो टाठी लोटा और उस कांसे के बेला से जिसे गोद में धरकर अम्मा खूब आंखें मिचकाती थीं। असुआ भर भर शायद, कंदवा बीना झांसी या फिर बमौरी, जाने क्या क्या याद कर अपनी धोती के कोने से आंखें पोंछती जाती थीं, जिसको याद कर दीदी अब भी कांसे सी बज उठती है टन। और तभी मैं उसे पकड़ लेती हूँ, क्योंकि वो खुद ही अक्सर कहती है कोई बर्तन गलती से टकरा जाए तो पकड़ लेना उसे तुरंत, उसकी आवाज को मत छोड़ देना। एक निरुत्तर से छूटे प्रश्न की तरह ब्रह्मांड में कांपते गूंजते हुए यह आवाज यूं ही टकराती रहेगी अनंत, शायद आवाज से विनाश बन जाएगी, जैसे किसी बच्चे की रुलाई या फिर कोई पीर पराई। कुछ छूटे छोर तो कुछ अंत सिरों से किसी ने कोई पुरानी गणित लगाई, सफेद चार बिंदुओं पर पकड़कर धर लिए जीवन के ताने बाने से। खुले छूटे अधूरे अधपके अभागे सुर चश्म और तागे, एक धवल चौकोर बनाया, एक धवल चौकोर बनाया उंगली के पोरों से। जब खींची लकीरें चौकोर को कुछ और बढ़ाया, फिर खड़िया के गेरुआ रंग में एक एक कंगूरा पत्ती और सिंगाड़ों का श्रृंगार बनाया। सब कुछ लहका बहका लर्जा तरसा, हुमक उठी एक ठुमक भरी मन आंगन में। जब गन्नों का मंडप छाया, उठो देव बैठो देव, पावनी चटकाओ देव, कुआरन को ब्याह करो संपन्नता सुख लाओ देव। और हमने गूंथ ही लिए इस ब्रह्मांड के खुले छूटे सिरे, सारे के सारे, और उठा ही दिया आखिर देवों को उनकी 6 माह की नींद से।
सफेद और गेरुआ रंग के इस चौक में एक बद सारे दुखों सुखों के हिसाब दमकते रहे हमेशा हमारी स्मृतियों में। साल दर साल सोते उठते इन देवों की दुनिया में, लेकिन कौन पूरेगा चौक, कौन करेगा एक बद। पृथ्वी पर फैले पसरे खुले छूटे हुए वो सीरियाई फिलिस्तीनी, वो रेफ्यूजी कैंपों, डूबते द्वीपों के रोते बिछड़ते बच्चों की संपन्नता और खुशहाली की कामना करते वो सिरे, खास करके तब जब दुनिया सिर्फ दो त्योहारों से ही हो। खास करके तब जब दुनिया सिर्फ दो त्योहारों से ही हो, पहले विश्व की दिवाली, तीसरे विश्व की होली हो। एक आर्द्र विश्व ही तो बच जाता है जिसकी नम धरती पर सदियों से ग्यारस का ये चौक बना है। बहुत खूब। आगे से। जी। अगली कविता है, इसमें एक उर्दू का लफ्ज है रोशनाई। तो स्याही। रोशनाई जो है वो इंक को भी बोलते हैं, स्याही। और मुझे बड़ा खूबसूरत शब्द लगता है ये। रोशनी से भरा है। कविता का शीर्षक है दिन की रोशनाई। हम्म, सपनों में आने वाला वो घना ऊंचा पेड़ अब सपनों में नहीं आता। सपनों में आने वाला वो घना ऊंचा पेड़ अब सपनों में नहीं आता। अब हर रोज याद आता रहता है दिन भर, और सपनों से भी ऊंचा नजर आता है। उसके रंग देखने की कोशिश मैं आज भी कर रही हूँ। मुंदी आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखती हूँ अब मैं उसके गहराते हरे रंग के पत्ते। बाहें फैलाता पेड़ मेरे सपनों से न जाने कब बाहर आ गया। सपनों में उसके तने का स्पर्श ज्यादा खुरदुरा था। और अब और अब दिन की रोशनाई से बना ये पेड़ का एक स्केच है, जिसके चिकने वर्क पर मैं पीठ टिकाए बैठी हूँ। खुशी के एक बुलबुले में सिमटा ये सगुण निर्गुण एक द्वय खोज रहा है मेरे भीतर छिपी आदि से अनादि तक ब्रह्मांड में खो जाने की अपार संभावनाएं। और मैं उसी खुरदुरेपन के एहसास की जिद लिए बैठी घने पेड़ों की शाखों में खोती जा रही हूँ, बिना सोचे विचारे कि ये अब सिर्फ सपना है या फिर सपने के खत्म हो जाने का एक जरूरी एहसास। अंतहीन ब्रह्मांड ही सही, पर नश्वरता के सुख में डूबा एक अनश्वर स्वप्न आलोकित खुरदुरे तने वाला घना झूमता सा पेड़। बहुत। ये कविता है जो मेरी माँ को याद करते हुए मिली थी। जी। सिंड्रेला की परी। ये जो शीर्षक मैंने जानबूझ के बदला नहीं, हिंदी में ले रही थी, पर क्योंकि सिंड्रेला की परी एक प्रोवर्ब की तरह से यूज होता है तो। एक सेकंड, एक मैम जी म्यूट कर लीजिएगा। जी मयंक जी खुद को म्यूट करिएगा प्लीज, थोड़ा जी नॉइज आ रहा है जी, बैकग्राउंड नॉइज। मयंक जी 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 म्यूट म्यूट करिएगा सर, खुद को म्यूट अच्छा। करिएगा जी। ठीक। सिंड्रेला की परी। माँ, तुम्हारी चूड़ियां, तुम्हारी ही साड़ी, तुम्हारी ही वो मोटी सी पायलें पहनना बचपन से ही कितना कितना अच्छा लगता था। पर अब जब तुम्हारा कंगन अपने हाथों में देखती हूँ पर अब जब तुम्हारा कंगन अपने हाथों में देखती हूँ माँ, तो मुझ में तुम ही नजर आती हो। थम सा जाता है मेरा हर दुख, मेरा हर सुख, और सपनों के रंगों को गहरा जाता है। मेरे सपनों के आकाश में आखिर तुम कब रहने आ गई? क्या तुम सचमुच सिंड्रेला की परी बन गई और चूम कर जाने लगी चुपचाप हर रात मेरा माथा? तभी रोज सुबह कुछ नम सी होती है
मेरी आंखों और मेरे माथे के बीच वाली वो जगह। मेरे बालों को सहलाकर तुम हर रात चली जाती हो। अब तो कुछ अजब ही बिखरे बिखरे से होते हैं रोज सुबह मेरे बाल, और इसीलिए तुम्हें किसी रात चोरी से पकड़ना चाहती हूं मैं। 1 साल हुआ बचपन का मेरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पौ फटते ही चिड़िया देखने का शौक भी कुछ कम सा क्यों पड़ गया। अब बेचैन सी रातों को जागने लगी हूं मैं, अजीब और गरीब सपने भी देखने लगी हूं। तुम्हारी ही तरह कांच की चूड़ियां पहनने का मेरा शौक और बढ़ गया। मैं अब पहले से ज्यादा बालों में फूल लगाती हूँ, बड़ी सी बिंदी लगाना और कभी कभी खुशबूदार पान खाना चाहती हूँ। माँ, अब मैं तुम्हें याद करना नहीं चाहती। माँ, अब मैं तुम्हें याद करना नहीं चाहती, मैं तुम ही हो जाना चाहती हूँ। तुमसे तुम ये सब देख रही हो, छिप कर दूर खड़ी सिंड्रेला की परी बनकर, वरना इतनी जल्द कैसे बदल जाती मेरे सपनों की बग्घी और हवा से बातें करने लगती। मेरी घड़ी में अभी 12 नहीं बजे हैं माँ, और किसी प्रिंस चार्मिंग के इंतजार वाली उम्र भी मेरी कब की बीत चुकी। लेकिन तुम कितने प्यारे से कोई ना कोई ख्वाब रोज आंखों में फूक जाती हो, अब भी सपने देखने का हौसला दे जाती हो। तुम यादों में कहाँ रहती हो? तुम यादों में कहाँ रहती हो? हाँ माँ, सच है कि अब तुम मुझ में ही मुझे दिखती जाती हो। लेकिन पूरी कविता लिखने के बाद आखिर में मैं झूठ बोलूं भी तो कैसे बोलूं माँ? बिना यादों के कितना भी तलाशूं चाहे मैं अपने में तुम्हारा अक्स, पर फिर भी तुम माँ हो ना, और माँ, तुम सचमुच हर पल बहुत बहुत याद आती है। बहुत मार्मिक कविता, और खासतौर पे वो लाइन मुझे, मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहती, मैं तुम ही हो जाना चाहती। क्या बात है, बहुत खूब। और सुनाइए, अभी आपका वक्त बाकी है। जी बहुत अच्छी कविता। जी। अब वैसे अक्सर मैं कविताओं के पहले और शुरू में बात नहीं करना उचित समझती, पर फिर भी अब लगता है कई बार थोड़ा सा करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग मिलते इतना कम है, तो मुझे लगता है कि तो ये जो कविता है ये बहुत सारी, अब क्योंकि मेरी बिटिया भी जब बड़ी हुई तो मैंने पाया कि अपने आप ही वो तो अब जो जनरेशन है वो कहीं ज्यादा स्त्रीवादी चीजों को समझती है और वोकल भी है बाकायदा, और वो हिम्मत भी रखती है बोलने की। तो उसको उस सिलसिले में कई बार बातें होती रहती थी, तो हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ये तो खैर एक पूरा डिस्कशन की चीज है कि बहुत सारी चीजों को कितनी आसानी से एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि अरे ये तो औरतों वाली बातें हैं, ये तो पुरुषों वाली बातें हैं, या अगर वॉर की बात नहीं करोगे, युद्ध की बात, अरे तो ये ऐसे कैसे चलेगा। पर मुझे कई बार लगता है कि चीजें अगर स्त्रियोचित होती हैं तो संसार ज्यादा सुंदर रहता, और मुझे लगता है कि नए तरीके से क्यों नहीं परिभाषित की जा सकती दुनिया, और ये मैं अभी भी इसमें आदम विश्वास है मेरा। तो ऐसी कुछ चीजों को लेके जो मित्रों से कुछ छोटी मीठी जो नोक झोंक और झड़पें होती हैं उसको लेके भी है, तो लेकिन उस कुछ उसका मेंशन नहीं है, लेकिन ये स्त्रियोचित राग एक कविता है। बिल्कुल सुनाइए, स्वागत। स्त्रियोचित राग। जो इस दुनिया से करता है प्रेम वही तो करता है विद्रोह। जो इस दुनिया से करता है प्रेम वही तो करता है विद्रोह। पिघलते हिमखंडों को जो रोकना चाहता है, जो बचाना चाहता है, जितनी जल्द हो सके छोटे छोटे द्वीपों को डूबने से। नदियों पहाड़ों की विनाश लीला और जलते वनों की आग की लपटें जिसकी आंखों में दिखने लगी हैं, सबसे पहले वही तो एक दिन रख ही देता है सब कुछ ताक पर। करता है सवाल और फिर ईमानदार जवाब के इंतजार में घूमता है बदहवास, दुनिया भर के बच्चों को भरकर अपनी बाहों में। अपनी मुट्ठी की ताकत से डूबती दुनिया में ढूंढकर उकेरता है सबसे ऊंची कोई जगह, और बच्चों को महफूज वहां रखाता है। विद्रोही प्रेम की खातिर खड़ा अकेला संसार की डूबती सरहद की रखवाली करने के लिए उठाता है बंदूक। लेकिन रात को छुपकर गीली आंखें लिए लिखता है एक प्रार्थना, एक नास्तिक की प्रार्थना, कि कोई चमत्कार हो और रातों रात बदल जाएं बंदूकें, कि उनके चलते ही निकल कर उड़ती नजर आए उनमें से बंदूक की गोलियों की बजाय रंगीन तितलियां।
सीने पर गोलियां खाने वाला सैनिक दोनों सरहदों के आर पार भागता नजर आए, तितलियों के पीछे पीछे। इसे ही कहते हैं ना एक स्त्रियोचित संसार। एक नास्तिक की प्रार्थना में स्त्रियोचित राग ही है अब दुनिया का खैर ख्वाह। तभी तो लिखती हैं जेसिंटा केरकेटा ये पंक्तियां, जंगल पहाड़ स्त्रियों को घूमने की आजादी देते हैं, पुरुषों को स्त्रियों की तरफ थोड़ा लजाना सिखाते हैं। तभी तो अपने देश न्यूजीलैंड को बचा पाती हैं जेसिंडा अर्डर्न। विद्रोह से जोड़कर देखो प्रेम को, या प्रेम ढूंढो विद्रोह में। इस अमूर्त भाव के केंद्र में स्वप्नों को यथार्थ में बदलती स्त्री का स्वर ही तो है। स्त्री जो जानती है प्रेम की कीमत, स्त्री जो जानती है प्रेम की कीमत, और उस कीमत पर भी आखिर करती है विद्रोह। बहुत खूब। तो इस तरह बहुत से बहुत शानदार कविताएं रही आपकी संवेदना जी, और आपके नाम के अनुरूप जो है संवेदना का चरम इन कविताओं में दिखा। और जस्ट पता नहीं आप चाहेंगी या नहीं, लेकिन मैं तो बताना चाहूंगा दर्शकों को कि संवेदना जी हमारे प्रिय कवि भगवत रावत जी की पुत्री है, सबसे छोटी बेटी है, और संयोग से प्रज्ञा जी भी मौजूद हैं, उनकी बड़ी बहन। और इस बीच में श्याम सुंदर जी ने भी ज्वाइन किया है। आपका स्वागत श्याम बाबू जी, आपका स्वागत। और अब मैं कविता पाठ के लिए बुलाता हूँ आदरणीय शिवदयाल जी को, जो कि पटना से हैं और कवि तो हैं, साथ में लिखा भी बहुत है। खासतौर पर समाजवादी विचारधारा से आप जुड़े नहीं रहे हैं, बल्कि बाकायदा आप एक्टिविस्ट रहे हैं जेपी आंदोलन के समय से। थोड़ा परिचय दे दूं मैं शिवदयाल जी का। 1960 में आप का जन्म हुआ जिला सीवान बिहार में, और श्रम एवं समाज कल्याण यानी आपकी गतिविधि के समान ही आपका ये विषय भी रहा, श्रम एवं समाज कल्याण। एमए आपने इसमें किया है, और 74 से 77 तक जो बिहार आंदोलन चला उसमें आपकी बहुत सक्रिय भागीदारी रही। अब देखिए कि 60 में जन्म हुआ, यानी 15 साल की उम्र में 11वीं कक्षा में आपके जरूर से इस आंदोलन में आ गए, और तब से लगातार आप इस तरह की गतिविधियों में सक्रिय हैं। ये हुबनाथ जी थोड़ा माइक को म्यूट करिएगा। उपन्यास, कहानियां, कविताएं आपने लिखी हैं, और दर्जनों वैचारिक निबंध लिखे हैं, और लेख और समीक्षाएं लिखी हैं। आपके उपन्यास है एक और दुनिया होती, जिसका मराठी में अनुवाद अकेला होता अट्टहास नाम से रेखा देशपांडे जी ने इसका अनुवाद किया, और कुछ कहानियां और लेख भी मराठी में उन्होंने अनुवाद किए। उर्दू और अंग्रेजी में भी कुछ अनुवाद आपके हुए हैं। और आपने बच्चों की और शिक्षकों की यानी बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए उपयोगी कुछ पत्रिकाओं का आपने संपादन किया है, और वंचित बच्चों के लिए भी टेक्स्ट बुक्स आपने लिखी हैं। बाबू जगजीवन राम पर दूरदर्शन में एक फिल्म बनी थी, उसकी पटकथा आपने लिखी है, और कई वर्षों तक गत्यात्मकता और विकास के आधुनिक विमर्शों पर केंद्रित पत्रिका विकास सहयात्री के संपादक आप रहे, और बच्चों की पत्रिका मासिक पत्रिका बाल किलकारी के भी संपादक रहे। और बहुत सी किताबें आपकी हैं। आपको जो पुरस्कार मिले हैं वो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दीर्घकालीन विशिष्ट साहित्य रचना एवं हिंदी सेवा के लिए साहित्य भूषण सम्मान। पटना में आपको एक ब्रज किशोर स्मारक प्रतिष्ठान है, वहां से आपको ब्रज किशोर सम्मान मिला, और इसके अलावा और भी कुछ सम्मान आपको मिले। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पटना द्वारा भी आप सम्मानित किए गए। तो बड़ा शानदार और एक बहुत सक्रिय आपका जीवन रहा है शिवदयाल जी। कहीं बीच में कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी रह गई। अब तक का समय आपने भरपूर उपयोग किया है लिखने में और अपने आंदोलनों में। स्वागत है आपका। थोड़ा ये बताएं कि ये गत्यात्मकता जो है, गत्यात्मकता और विकास के आधुनिक विमर्श से, गत्यात्मकता से क्या मतलब? जो डायनेमिक होता है समाज के आगे बढ़ने का, जो एक गति शास्त्र होता है, उससे आशय है। तो जो एक जड़ समाज, एक समय लगता है किसी समाज में एक ठहराव सा आ गया है, बात आगे बढ़ नहीं रही है, तो उस समय जड़ता तोड़ने की जो एक जरूरत होती है, तो उस जरूरत के तहत एक पत्रिका यहाँ से निकलना शुरू हुई थी सन 2000 में। जो बिहार झारखंड जैसे जो राज्य थे, नवसृजित राज्य था झारखंड,
और हिंदी प्रदेश की हालत कमोबेश लगभग बराबर ही थी। तो उस समय विकास को, जिसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नागरिकों को मिलनी चाहिए, तो उन पर फोकस करके बात की जाए। और दुनिया भर में जिस तरह के विकास के जो मानदंड हैं और उन पर काम हो रहा है, तो उसका भी एक आकलन हो और वो पाठकों के साथ सामने आए हिंदी के। तो ये हमारी कोशिश थी और हमने 16 साल तक उस त्रैमासिक का प्रकाशन किया। और वो पॉलिसी मेकर्स और इम्प्लीमेंटर्स और तमाम तरह के एक्टिविस्ट ग्रुप्स, इन सब के बीच वो पत्रिका जाती थी और पढ़ी जाती थी चाव से। बिहार के विभाजन के ऊपर लिखी ये किताब बहुत उपयोगी रही होगी दोनों सरकारों के लिए, निश्चित रूप से। जी हाँ, बिहार के विभाजन की जो पृष्ठभूमि थी, उसमें बिहार जो बच जाने वाला था, जो अवशेष बिहार था झारखंड बनने के बाद, तो उसमें भी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये तो एक बुद्धिजीवी समाज की समझिए कि उसका एक दायित्व हो जाता है कि ऐसा कोई अगर ये परिस्थिति बनती है किसी राज्य में, किसी इलाके में, तो उसमें किस तरह की पहलकदमी होनी चाहिए, किस तरह की संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए। तो इन चीज़ों का समझ लीजिए कि एक हमने अपने तई एक ग्रुप था यहाँ बुद्धिजीवियों का और एक्टिविस्ट का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इसको हम लोग एक्सप्लोर करें अपने ढंग से कि बिहार में आगे क्या संभावना हो सकती है, और न सिर्फ बिहार में बल्कि जो भी पिछड़े राज्य हैं विकास के मानक पर, तो वहाँ पर और कैसे बात हो सकती है। और इसमें सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं थी, सामाजिक विकास की भी बात थी, सांस्कृतिक जो हाँ उसके आयाम थे। तो एक गंभीर ये उपक्रम था, ये मैं कह सकता हूँ। जरूरी। तो शिवदयाल जी, आप कविता पाठ करें। जी, आप लोगों ने मुझे कविता पाठ के लिए आज आमंत्रित किया अपने पहले ही कार्यक्रम में, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। और मेरा संग्रह है ताक पर दुनिया, स्वागत। तो इसी शीर्षक से जो कविता है वहीं से शुरुआत करता हूं। ताक पर दुनिया। चीजें संभालते दम नहीं घुटता उसका, जरूरी गैर जरूरी के बीच अंतर नहीं करती वह, अपने हिसाब से सबका बराबर ख्याल रखती है। जब भी दिखती है क्षमता से अधिक उठाती दिखती है, कि हम ही उसकी योग्यता कम आंकते हैं शायद, जबकि यह परम आश्वस्ति का भाव है कि चीजें ताक पर हैं। यह भी नहीं कि कोई बनी बनाई चीज ही हो ताक, जिस पर हम अपनी बुद्धि तक रख छोड़ते हैं और निश्चिंत हो रहते हैं। कई बार चीजें और सामान अपनी औकात भूल उसकी भूमिका निभाने लगते हैं और ढोना शुरू कर देते हैं। जैसे कुर्सी पर किताबें और उसके ऊपर चाय की प्याली, चौकी पर संदूक और उसके ऊपर कपड़े लत्ते। यह कितना कुछ ढोता चला जा रहा हूं, दुनिया और दुनियादारी जिसे ताक पर रख छोड़ना था खुद उठाए फिर रहा हूं, बोझा भारी हो रहा है। कोई आकर कुछ उठा ले जाता, कुछ जरूरी। अगली कविता है नागरिकता। अपने इस देश में मैं एक नागरिक की तरह नहीं सोच पाता।
नहीं, मुझे एक नागरिक की तरह सोचने विचारने नहीं दिया जाता, यह कहना ज्यादा सही होगा। मैं जैसे एक नहीं अनेक नागरिकताओं में जीता हूं। मेरी एक नागरिकता अनेक जाति समुदायों की नागरिकताओं में विभाजित है, बिखरी हुई है। मेरी हिंदू नागरिकता को संकट में डाल देते हैं मुसलमान और क्रिस्तान। लगता है चले आ रहे हैं मुझ पैगन असभ्य को खत्म करने, ये एक किताब एक ईश्वर वाले पारसियों और यजीदियों की याद कर सिहरता रहता हूं। मेरी गैर हिंदू नागरिकता भी संकटापन्न दिखाई देती है। चारों ओर किस्म किस्म के खतरों से जूझती, क्षत विक्षत होती। मेरी सवर्ण नागरिकता आक्रांत रहती है दलितों पिछड़ों से, जो मालूम पड़ता है मेरी हस्ती मिटाकर ही दम लेंगे। मेरी पिछड़ी नागरिकता को सख्त चुनौती पेश हो रही है। ये अगड़े और दलित बढ़त रोकने पर आमादा हैं, जो मुश्किल से हासिल हुई है। मुझ दलित को लगता है जैसे किसी को नहीं सुहाती यह थोड़ी सी जगह, पांव धरकर सीधे खड़े होने के लिए पूर्वज जिसके लिए जन्म जन्म आसमान ताकते रहे। हाय री दिनों दिन विस्थापित होती और सिकुड़ती जाती मेरी आदिवासी नागरिकता। जिस सभ्यता से कभी कुछ नहीं मांगा, उसे मेरा सब कुछ चाहिए। मुझे उजाड़ कर ही उसे फैलना पसरना है। मैं सोचता हूं मुझे फिर भी अपनी एक नागरिकता पर टिकना ही चाहिए। अलग अलग नागरिकताओं में आवाजाही बंद कर, क्योंकि दिख रहे हैं आपस में लड़ते जूझते मुसलमानों में भी कितने मुसलमान, हिंदुओं में भी कितने हिंदू, ईसाइयों में ईसाई, पहचानों के अंदर टकराती पहचाने। मुझे नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू हूं, मुसलमान हूं, अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी हूं, यजीदी और पारसी हूं। सोचूं और तय करूं जो प्रथमतः और प्राथमिकता हूं, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, और यह फौरन करना होगा, क्योंकि ये सब के सब बढ़े आ रहे हैं। ये सब अस्मिताएं और नागरिकताएं मुझे ही निगलने को समूचा और पूरा का पूरा। ये नागरिकता कविता थी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अलग है। एक और अगली कविता है पगडंडियां। पंक्ति में एक के पीछे एक चलते बनती है पगडंडी। पंक्ति में एक के पीछे एक चलते बनती है पगडंडी। साथ साथ समांतर चलने के लिए बनानी पड़ती है सड़क, जहां होती है होड़ आगे निकलने की, पहले पहुंचने की। पगडंडी बनती है अनुगमन से, पीछे चलने वाला अकुंठ समर्पित भाव से पीछे पीछे चलता जाता है। आगे चलने वाला आगे चलने का श्रेय नहीं लेता। निष्काम निरभिमान वह चलता चला जाता है, आश्वस्त कि यूं एक के पीछे एक चलकर भी पहुंचना तो साथ साथ ही है। सड़क पर चलते सब साथ साथ हैं, पहुंचते सभी अकेले अकेले हैं। बहुत सुंदर। पुरखों ने बनाई थी पगडंडियां, हमने पगडंडियों को सड़कों में तब्दील किया।
साथ साथ चलते हम अकेले अकेले पहुंच रहे हैं, न जाने किन अनजान अनचिन्हे इलाकों में, और खोज रहे हैं पगडंडियां जिधर से होकर पुरखे गुजरे थे, जो वास्तव में कहीं से शुरू होकर कहीं तक भी पहुंच सकती है। वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत शानदार। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक और कविता देखी जाए, स्वागत। दक्षिणावर्त। उगने के बाद सूर्य अपना पूर्ण तेज उधर ही बिखेरता है, अस्त होने तक लगातार, और देवता बसते हैं ठीक उल्टी दिशा में, उत्तर वामहस्त, तथापि देखते उसी ओर दक्षिणाभिमुख। अजब रहस्य और जुगुप्सा से घिरी है वह दिशा जिसे दक्षिण कहते हैं, जिस ओर मुंह करके ग्रास लेना मना, पांव करके सोना वर्जित, कोई भी मंगल काज संपन्न नहीं होता दक्षिणावर्त। लेकिन क्यों क्यों ऐसी जाज्वल्यमान दिशा इतने अशुभ संकेतों से भरी? क्यों आखिर गांव में उत्तर में नहीं बसते दक्षिण टोले? सबसे प्रकाशमान दिशा में बसती है सबसे अंधेरी दुनिया। क्या बात है आखिर कि जीवन में जो कुछ बरजा जाने लायक समझते, कर देते वह सब दक्षिण के हिस्से। दक्षिण मुक्ति पाने की दिशा है। जिन्हें उत्तर में स्थापित होना चाहिए, कर दिए जाते दक्षिण के हवाले। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी ठेल दिए जाते हैं दक्षिण टोले में, बताकर दक्षिण पंथी। ये दक्षिणावर्त कविता थी। बढ़िया कविता है, युक्ति है। और समय है? हाँ है ना, 2 मिनट है आपके पास। अच्छा, तो एक मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, किराएदार। स्वागत। किराएदार। किराए का मकान एक दिन छोड़ना होगा, छोड़ना ही होगा। मकान भाड़ा पहले बहुत ज्यादा लगा था, रहते रहते लेकिन आदमी रहना सीख जाता है। पराई कमाई की तरह हर महीने रख देता हूँ मालिक मकान के हाथ पर किराया, और अब तो यह बुरा भी नहीं लगता। भले इसके धूसर छोटे से छज्जे पर ही सही, कब कपाती सर्दी में शर्माई लजाई सी धूप जाते जाते कुछ घड़ी को ठहर जाती है। लगातार कम पड़ती जाती बरसात का नजारा भी चिनकी कांच वाली खिड़की से मनोरम ही लगता है, लेकिन छोड़ना तो होगा ही। सामने के 2 उठते मकानों के बीच हर दिन दबते जा रहे जामुन के पेड़ पर बसेरा बनाए पंछी भी तो मेरी ही तरह सोचते होंगे कि एक दिन छोड़ना ही होगा घोंसला। ऐसा ही कुछ ख्याल बिन पलस्तर की दीवार में छोड़ी गई जगह को भरती गिलहरियों और पंडुकों के मन में भी आता ही होगा। आस पड़ोस के मकानदार भले मुझे समझते रहें किराएदार, यानी कभी निकल जाने वाला या निकाल दिया जाने वाला एक अस्थाई बाशिंदा, लेकिन कोई भी कब तक अपने मकान में आखिर रह सकता है? जाना तो पड़ता ही है। फिर क्या फर्क पड़ता है यह अपना था कि किराए का? ठीक ही किया पिता ने जो नहीं बनवाया कहीं मकान, किराएदार ही गए। यूं देखिए तो सब कुछ किराए पर ही चल रहा है। सब बनिक व्यापारी किराए का ही कारोबार कर रहे हैं। धरती पर मकान दुकान ही नहीं, पानी के बड़े बड़े जहाज से लेकर
अंतरिक्ष में स्टेशन तक किराए पर उठाए गए हैं। बिल्कुल सही। एक बार खर्च कर मालिक बनने से तो अच्छा है किश्तों में खर्च कर किराएदार बने रहना। मकान उनका एक दिन धंसेगा गिरेगा मेरी बला से, अपनी तो रिहाइश भर है, जब जी करेगा खाली कर दूंगा। आखिर तो मकान नहीं रिहाइश ही बड़ी चीज है। आखिर एक दिन मालिक मकान की दुनिया के मुकाबले आखिर एक मालिक मकान की दुनिया के मुकाबले किराएदार की दुनिया कहीं बड़ी और फैली हुई होती है। एक मकान से अनेक मकानों, एक मोहल्ले से अनेक मोहल्लों, नगरों नगरों तक किराएदार हूं तो दुनिया में आबाद रहने की उम्मीद बची हुई है। बहुत खूब, बहुत खूब। छोड़ दूंगा यह किराए का मकान एक दिन, आखिर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है सब कुछ। लेकिन जब तक हूं धन्य किए ही हुए हूं इस मकान को, इस दुनिया को। जी धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब, अच्छा। बहुत खूब, बहुत और अच्छा जी। बहुत युक्तिपूर्ण कविता थी। और मुझे याद आया कि मुंबई में बहुत से लोग आजकल अपनी गाड़ी रखना नहीं चाहते हैं, उबर और ओला पर ज्यादा यकीन करते हैं, किराए की गाड़ी ज्यादा उनको मुफीद लगती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवदयाल जी, शानदार कविताएं रही। और अब मैं एक वक्तव्य के लिए ख्याति लब्ध कवि और लेखक आदरणीय श्री विजय कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। और इससे पहले क्यों आए, मैं थोड़ा उनका परिचय दे दूं। आपका जन्म 1948 को मुंबई में ही हुआ, यानी आप मुंबई कर हैं पूरी तरह से। और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से हुई। कवि, आलोचक, निबंधकार और अनुवादक के रूप में भारतीय साहित्य में सक्रिय और समादृत विजय कुमार के अब तक 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां, चाहे जिस शक्ल से और रात पाली। आलोचना की आपकी पुस्तकें हैं साठोत्तरी हिंदी कविता की परिवर्तित दिशाएं, कविता की संगत, कवि आलोचक मलयज के कृतित्व पर साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ, और कविता के पते ठिकाने, ये भी एक आपकी आलोचना कृति है। वैचारिक निबंधों के बहुत से संग्रह आपके आए हैं। अंधेरे समय में विचार, 20वीं सदी के युद्धोत्तर यूरोपीय विचारकों पर पुस्तक जिसका नाम है खिड़की के पास कवि। विजय कुमार जी ने उद्भावना पत्रिका के बेहद चर्चित कविता विशेषांक सदी के अंत में कविता का संपादन किया, 1998 की ये बात है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी पत्रिका पहल के लिए पाकिस्तानी शायर अफजाल अहमद सैयद, समकालीन अफ्रीकी साहित्य, जर्मन चिंतक वाल्टर बेंजामिन तथा फिलिस्तीनी विचारक एडवर्ड सईद पर विशेष अंकों का संयोजन संपादन भी किया। आपको बहुत से पुरस्कार हासिल हुए। कविता के लिए शमशेर सम्मान, आलोचना के लिए कविता की संगत पुस्तक पर देवीशंकर अवस्थी सम्मान, समग्र लेखन पर प्रियदर्शनी अकादमी सम्मान और महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ। और जहां तक प्रोफेशन का सवाल है, शुरुआत आपने नवभारत टाइम्स में उप संपादक के तौर पर मुंबई में की, और बाद में बैंक में हिंदी अधिकारी के तौर पर, IDBI बैंक था, हिंदी अधिकारी आप रहे, और जनरल मैनेजर के तौर पर 2005 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट किया, स्वैच्छिक अवकाश जिसको कहते हैं, और इन दिनों स्वतंत्र लेखन आप कर रहे हैं। स्वागत है विजय जी। इससे पहले कि आप कुछ शुरू करें, मैं स्वागत करूंगा एक हमारी आदरणीय, परम आदरणीय सुदर्शना दीदी मौजूद हैं। स्वागत है सुदर्शना, अच्छा लगा पहले प्रोग्राम में आप आए। जी जी जी, स्वागत है। किया इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि प्रदेश जी और रूपनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनको थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती वो लोग भी उसमें आ सकते हैं। हिंदी कविता में मेरा बहुत मन था आने का, मैं नहीं आ पाई इसीलिए। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब पता चला कि ये डिजिटल है और मैं घर से उसको ज्वाइन कर सकती हूँ। नहीं, अच्छा लगा। फिर भी आप जहाँ तक संभव हो कार्यक्रमों में जाती रहती हैं, मुझे पता है। कोशिश करती हूँ, कभी बीच में जो कुछ हो जाता है तो फिर उनका तकाजा है। तो विजय जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद प्रशांत जी। मैं कविता मुंबई के लिए विशेष रूप से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच की शुरुआत की है और यहाँ सभी प्रतिभाओं को एक बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन आपके मंच से मिलेगा। आपने आज मुझे 2 कवियों को सुनने और उन पर कुछ अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। यहाँ मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगा कि मैं अपने को कवि कहलाना ही पसंद करता हूँ। आलोचना का काम बड़ा भारी भरकम होता है और मैं कभी उसके लायक अपने को समझता नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक कवि की जब कविताएं आप पढ़ते हैं तो सबसे मुश्किल होता है तुरंत कोई प्रतिक्रिया देना, जो ठीक भी है और शायद नहीं भी है ठीक। ठीक इस अर्थ में है कि बिना पहले की किसी पूर्व धारणा के उस कविता के जो तुरंत प्रभाव होते हैं उनको आप सामने रखते हैं और उसमें जो भी आपकी एक सच्ची और खरी प्रतिक्रिया होती है वो सामने आती है। और नुकसान इस बात का है कि तात्कालिक प्रतिक्रिया के अपने खतरे होते हैं और सही मूल्यांकन किसी चीज का कर पाते या नहीं कर पाते इस पर हमेशा संदेह बना रहता है। मैंने संवेदना जी की कविताएं सुनी। संवेदना जी जिनका नाम ही संवेदना है, तो उनकी कविता में संवेदना का ये जो संसार है इससे मैं बखूबी परिचित रहा हूँ। बहुत पहले से मैं संवेदना जी की कविताएं पढ़ता रहा हूँ और मैं ये कहूँगा कि स्त्री चेतना का जो इधर एक उभार आया है ये हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि तमाम हस्ताक्षर हमारे सामने आए। इसमें सबसे अच्छे हस्ताक्षर मुझे वो लगते हैं जिनके अपने बड़े स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं, कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं है, सबका अपना एक व्यक्तित्व है। संवेदना जी उन कवित्रियों में स्त्री स्वर में से हैं जिनका अपना एक व्यक्तित्व है। यहाँ भी जो उन्होंने कविताएं सुनाई उसमें 3-4 बातें मुझे बड़ी लक्षित हुई। पहली चीज तो है कि एक सहज आत्मीयता है उनकी कविताओं में, एक तरल संवेदना है, एक सारी स्थितियों की एक आंतरिक लय आपको दिखाई देती है। जैसे दिन की रोशनाई वो कविता पढ़ रही थी, सिंड्रेला की परी कविता पढ़ रही थी। तो इन कविताओं में जो मुझे महत्वपूर्ण लगा कि ये मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया है, मैं बहुत व्यवस्थित नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो मेरे मन में जो विचार उठे उनको रख रहा हूँ कि एक समय का बीतना किस तरह से होता है। समय का बीतना अक्सर किसी बड़ी फिलॉसफी के द्वारा नहीं होता। समय का बीतना बहुत रोजमर्रा की चीजों में छोटे-छोटे संदर्भों से होके गुजरता है। और एक व्यक्ति जब समय के बीतने को देखता है, पहले का समय और आज का समय, तो एक तरह से वो विस्मृति के विरुद्ध अपनी स्मृति का संग्रहण है। और यही एक तेज गति वाले समाज में अपने आप को बचाए रखने की एक बड़ी कोशिश है। कविता का काम यही होता है कि एक जो मानकीकरण किया जा रहा है, सरलीकरण किया जा रहा है, एक खास तरह का तदर्थवाद, एडॉकिज्म चारों तरफ है, काम चलाऊ किस्म का सारा बोध है हमारा, उसको तोड़ते हुए कविता कहीं अपनी स्मृति को, कहीं अपने पारिवारिक रिश्तों की अंदरूनी कोमलता को, कहीं चीजों के एक ऐसे संसार को जो कई बार एक रहस्य की तरह लगता है, हम उसको याद नहीं करना चाहते, वो उस कविता में लाती हैं। जैसे स्वप्न और यथार्थ का द्वंद्व उनकी कविताओं में मुझे दिखाई दिया। समय के बीतने में आदि से अनादि तक, नश्वरता से अनश्वरता तक एक खास तरह का डायलेक्टिक, एक द्वंदात्मकता उनकी इन कविताओं में है जो इन कविताओं को बहुत मार्मिक बनाती है। मुझे वे कविताएं अच्छी लगती हैं जो किसी आरोपित फार्मूले के तहत नहीं लिखी जाती, जिनमें ये जीवन है, इसकी अरूपता है, जो एक बिखरा हुआ जीवन है, इसके तमाम दबाव के जो बिंदु हैं, उसकी जो आंतरिक जटिलताएं हैं और जो परिचित वस्तुओं का जो एक अपरिचित संसार है, उसको जो खोलती हैं कविताएं, वे शायद सबसे ज्यादा हमारे साथ होती हैं।
उसमें पास पड़ोस होता है, हमारी दैनंदिनी होती है, उसमें हमारे रिश्ते नाते होते हैं, हमारे रहने और जीने का एक भूगोल होता है। तो मुझे संवेदना जी की कविताओं में ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगी कि यहाँ अर्थ बोलते या घोषित नहीं हो रहे हैं, वे ध्वनित हो रहे हैं। शब्दों में वे अर्थ जो हैं उभर कर आ रहे हैं। और ये जो एक कवितापन है, ये वो बाहर से किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। विषय वस्तु को चुनती हैं, लेकिन उसकी अंदरूनी बुनावट, उसकी जो तहें हैं, वो जैसे खुलती चली जाती हैं। ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। बहुत सहज किस्म के बिंब उनकी कविताओं में आए हैं और हमारे वर्तमान की एक शक्ल दिखाई दे रही है। तमाम हमारी चेतना पर जिस तरह के आज दबाव हैं वो दिखाई देते हैं, और कहीं अपनी सर्वाइवल की, अपने बचे रहने की, अपनी जिजीविषा की एक अंदरूनी लय इन कविताओं की भाषा में मुझे दिखाई दी। इसीलिए संवेदना जी की कविताएं मुझे हमेशा पसंद रही हैं और मैंने उन्हें पहले भी सुना है। दूसरे कवि, हमारे वरिष्ठ कवि शिवदयाल जी, मैं उनकी कविताओं को मुझे पहली बार सुनने का अवसर मिला है। वे एक्टिविस्ट हैं और मुझे दिलचस्प बात ये लगी कि एक्टिविस्ट के साथ साथ वो सृजनधर्मी हैं, अनुवादक हैं, संपादक हैं। और एक उनकी पूरी जो चेतना का मुझे जो एक संसार दिखाई दिया, उसमें सबसे बड़ी बात उनके यहाँ परिवर्तन की आकांक्षा है। एक खास तरह से नागरिक जीवन को वो अपनी कविताओं में ला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारी विकास की बहुत सारी जो संभावनाएं हैं, जिसमें एक सकारात्मकता का बोध होना चाहिए, जिसमें एक हमारी इतिहास चेतना होनी चाहिए, उन सारी चीजों को वो अपनी कविताओं में ला रहे हैं। ताक पर दुनिया जैसी कविता मैंने सुनी, नागरिकता जैसी कविता, पगडंडियां कविता, ये अद्भुत कविताएं, किराएदार कविता, बहुत सुंदर कविताएं हैं। मुझे ये लगता है कि ताक पर दुनिया जैसी कविता की मैं बात करूं, जो एक दुनियादारी है, जिसमें छोटी छोटी विडंबनाएं हैं, चीजें कैसे एक दूसरे के साथ गड्ढमड्ढ हो रही हैं, उनको वो उस कविता में उभार रहे हैं। नागरिकता एक बेहद मार्मिक कविता लगी, जिसमें वर्चस्व के तमाम रूप दिखाई दिए, विसंगतियां दिखाई दी, बहुलता की रक्षा क्यों आज जरूरी है, किस तरह से मनुष्य तत्व की एक खोज बहुत जरूरी है। एक कट्टरवाद से हम लोग घिरे हुए हैं, जिस तरह का एक विचलन आज पूरे हमारे नागरिक जीवन में है। राजनीति का जो दैनंदिन एक क्रूर रूप हमें दिखाई दे रहा है, उसमें भय, असुरक्षा, मूल्य विघटन, विस्मृति, ये सारी चीजों को वो सांकेतिक रूप से अपनी उस कविता में ला रहे हैं। पगडंडियां कविता अद्भुत कविता है। ये इतनी मार्मिक कविता कि एक पगडंडी और एक सड़क का, एक राजमार्ग का क्या फर्क होता है। इसमें जो सबसे सुंदर बिंब वो ला रहे हैं कि आगे चलने वाले को किसी बात का अहंकार नहीं है और पीछे चलने वाले के मन में किसी प्रकार की कोई असुरक्षा या किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं है। सब एक दूसरे के सहयोग से उस पगडंडी पे चल रहे हैं। जबकि एक सड़क का और राजमार्ग का जो पूरा मनोविज्ञान है, वो स्पर्धा का मनोविज्ञान है। हर एक आदमी दूसरे को पीछे धकेल कर आगे चले जाना चाहता है। तो हमारे विकास के जो अंतर्विरोध हैं, उनको इस प्रकार से सिंबल्स में पकड़ना, उनकी आंतरिकता में बुनना, ये कविता की बहुत सुंदर बात मुझे लगी। एक और चीज उनकी कविता जैसी थी, दुनियादारी पर ताक पर दुनिया जैसी कविता है, इसमें मुझे ये लगा कि किराएदार जैसी कविता एक एक बहुत सुंदर कविता है कि एक कवि जो किराएदार की स्थिति का बयान कर रहा है कि ये दुनिया जो है, वो बात शुरू होती है किराए के मकान से। वो बात शुरू होती है कि उसका कुछ भी वहां स्थायी नहीं है, एक दिन उसे चल पड़ना है। सब कुछ, उसकी स्मृति, उसका लगाव, उसके संबंध, सब कुछ एक दिन बीत जाएंगे, किसी दिन वो वहां से निर्वासित कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़े अर्थ में कविता एक बड़े अर्थ तक जाती है कि आखिरकार जिस दुनिया में हम आए हैं, वहां भी तो हम किराएदार ही तो हैं। ये जो रैन बसेरा है, एक कविता किस तरह से एक छोटी बात से एक बड़ी फलसफे तक, एक बड़ी फिलॉसफी तक जाती है, ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। और मुझे इन दोनों कवियों को सुनते हुए मैं समग्र रूप से कहूंगा कि इनकी कविताओं में हमारी जीवन स्थितियों की आंतरिक जटिलताएं हैं और वो बहुत सहज रूप से आई हैं। हमारा पास पड़ोस, हमारी दैनंदिनी, हमारे नाते, हमारे जो हम किसी कविता को पढ़ते हुए सोचते हैं कि कवितापन कहाँ आएगा, तो कवितापन उस पूरी सहजता में है जो बहुत साधारण चीजों से एक बड़ी असाधारण सच्चाई की ओर जाती है,
जिसमें कोई सामान्यीकरण नहीं है, कोई सरलीकरण नहीं है, और वो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। तो इन दोनों कवियों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर इन्होंने अपनी रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। मित्रों, जो एक आज मुझे ये भी कहा गया कि मैं कविता के बारे में एक सामान्य बात करूं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बात जो इन कविताओं को सुनते हुए भी हमें महसूस हुई, और एक समग्र रूप से आज की कविता पे बात करें, कि हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, विकास का ये जो दौर है, इसमें एक बात ये पता चलती है कि मनुष्य का मतलब एक आधार कार्ड का नंबर है, या उसका जो पैन कार्ड है उसका नंबर है। सारे मनुष्य संख्याओं में बदल गए हैं, और जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जो शक्ति संरचना है, उसके लिए मनुष्य का होने का कोई अर्थ नहीं है। उसके लिए एक भीड़ तंत्र है। कितनी भीड़ एक शक्ति तंत्र अपने साथ खींच लेता है, वही उसकी बड़ी ताकत मानी जाती है। तो कवि का काम हमेशा इस वर्चस्व के विरोध में एक प्रति संसार को रचना है, एक काउंटर रियलिटी को रचना है। और इन अर्थों में जो आज की कविता की अक्सर ये चिंता प्रकट की जाती है कि जिस तरह का हेजेमनी का, वर्चस्व का, एक अधिनायकवाद का, तमाम चीजों पर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का पूरा एक तंत्र बन रहा है, उसमें मनुष्य कहाँ है, मनुष्य तत्व कहाँ है, उसकी आंतरिक कोमलता कहाँ रह गई है, उसकी अर्थवत्ता क्या है, उसके जीने का कोई अर्थ कहाँ है। तो ये जो 21वीं सदी का समय है, ये एक ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी कि मनुष्यता के इतिहास में एक ऐसा समय आएगा जब सारी दुनिया, सारे संबंध आभासी संबंध बनने लगेंगे। दूरियां मिटेंगी, दूरियों का बोध मिटेगा, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य का मनुष्य से कोई प्रत्यक्ष संवाद नहीं रहेगा। सारा का सारा संसार एक ऑनलाइन संसार बन जाएगा। ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। और अब जो डराने वाली, भयभीत करने वाली बात है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसमें तो उस मनुष्य तत्व को लगभग ही समाप्त कर दिया जाएगा। मनुष्य का मतलब इस बाजार और टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज। मनुष्य को कैसे इस्तेमाल कर लिया जाए इस व्यवस्था के द्वारा, तो वो जो उसकी भीतरी जो आंतरिक सत्ता है, वो किस तरह से आज कविता के द्वारा बचाए रखने का एक संकट है। ये बहुत बड़ा संकट है, जिसमें हमारी बहुत सारी विस्मृतियां हैं, हमें याद नहीं करने दिया जा रहा है कुछ, हमें विस्थापित कर दिया जा रहा है, हमें बाजार के द्वारा सिर्फ एक उपभोक्ता सामग्री खरीदने वाला ग्राहक बना दिया जा रहा है। ये जो सारे आज के समय है, और इसके बाद हम बड़ी रियलिटीज की तरफ, बड़े सचों की ओर जाएं तो युद्ध है, दमन है, हिंसा है, बर्बरता है। रोजमर्रा के जीवन में हमारा संवेदना तंत्र किस प्रकार से इन चीजों के प्रति इम्यून होता चला जा रहा है। हम युद्ध हो रहे हैं, 2-2 वर्ष हो गए युद्ध हो रहे हैं, हजारों लोग वहां मार दिए गए हैं, बेघर हो गए हैं। पाशविकता का कोई मतलब चरम सीमा है, लेकिन हमारे लिए एक प्रकार से वो न्यू नॉर्मल बन जाता है। हम उसे देखते हैं और हम संवेदित नहीं होते, हमारे लिए रोजमर्रा की सच्चाई। तो ये जो समय है, कि पहले के समयों में लोग संसार के किसी संकट को, भले ही ये ग्लोबल दुनिया नहीं थी, त्वरित कनेक्शन की दुनिया नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे हिस्से की पीड़ा को हम अनुभूत करते थे। आज हम घर पर स्क्रीन पर वो सारी चीजों को देख रहे हैं और हम संवेदित नहीं होते, वो हमारे लिए रोजमर्रा की। तो ये इस सारे संकट के दौर में कविता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि शब्द की सत्ता जो है, बाहरी भौतिक सत्ता का एक प्रतिकार है। वो मनुष्य के बचे रहने की एक जरूरत है। वो एक ऐसी जमीन है जहां मनुष्य अपने मनुष्यत्व को बचा सकता है। और इसके लिए कविता किसी फिलॉसफी की बात नहीं करेगी। फिलॉसफी पढ़ेंगे लोग, कविता क्यों पढ़ेंगे? कविता रोजमर्रा की दैनिक सच्चाइयों में, छोटे छोटे संदर्भों में, हमारी बहुत मामूली चीजों में एक बड़े समय के संकट को रचती है। यही आज की कविता है, जो हाशिए के छूटे हुए सच हैं, जिनको दबा दिया जाता है, जो अनसुनी आवाजें हैं, जो असमानताएं हैं, जो सड़क पर बैठे हुए लोगों के दर्द हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं एक खाते पीते वर्ग से। कविता उस वर्ग से जुड़ती है, वहां भय का, असुरक्षा का, विस्थापन का, मृत्यु का जो एक मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान से एकाकार होती है। ये कविता जो हमारे समय में रहेगी, तो वो आने वाले समय के लिए भी बची रहेगी। मुझे अपनी बात को खत्म करते हुए 2-3 बातें, 2-3 हमारे अग्रज कवियों के मैं
कोटेशंस में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मुक्तिबोध ने कहा था, पूरी दुनिया की सफाई के लिए एक मेहतर चाहिए, जो है उससे बेहतर चाहिए। रघुवीर साहब कहते हैं, रोज ये कील पांव में गड़ती है, रोज इस दर्द को समझना पड़ता है। धूमिल कहते हैं, लो ये तुम्हारा चेहरा जुलूस में चलते हुए पीछे गिर पड़ा था। तो ये जो एक सामूहिकता और वर्चस्व की दुनिया बन गई है, इसमें तीन कवियों के मैंने संदर्भ दिए, तीन अलग अलग तरह से अपने समय को व्याख्यायित करें। समय उनका वही है जब कवि मनुष्य के बचे रहने की आकांक्षा उनके मूल में है, और वो अनेक तरह से इस कविता को जिलाए हुए हैं, बचाए हुए हैं। आज इन दोनों कवियों को मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं प्रशांत जी को पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा कि अपनी संस्था के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और इस क्रम को वो आगे भी बढ़ाएं। वाह विजय भाई, वाह, बहुत अच्छे, वाह। बहुत शुक्रिया विजय बहुत सर। अच्छे सर, बहुत अच्छे। न सिर्फ एक मूल्यांकन आपने किया दोनों कविताओं का, बल्कि समकालीन कविता पर भी बहुत महत्वपूर्ण आपका उद्बोधन रहा, और एक तरह से मार्गदर्शक भी रहा। पुनः आपका धन्यवाद। और 55 मिनट हो चुके हैं, और हम लोगों का एक लक्ष्य है कि 1 घंटे में हम प्रोग्राम समाप्त करें। आज पहला एपिसोड है, 2-4 मिनट ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो 2 संयोजक हैं, आदरणीय रूपनाथ जी और आदरणीय मयंक जी, कुछ कहें इस मंच के कि क्या कहें कि एक योजना या इसकी आवश्यकता या भविष्य की संभावनाएं। जी, सिर्फ मयंक जी कहेंगे। जी जी, नहीं, मयंक जी ही कहेंगे। रूपनाथ जी को, जिन्होंने कविता मुंबई को एक तरह से अगले पायदान पर ले जाने की कोशिश की है। एक सुदर्शना जी को प्रणाम करता हूँ, उनकी अनुपस्थिति हम लोगों ने को बहुत खली कविता मुंबई में। प्रज्ञा जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे बहुत सारे मित्र इसमें जुड़े हैं, डॉक्टर श्याम बाबू सिंह हैं, अवधेश राय जी हैं, सबको नमस्कार करता हूँ। और विजय कुमार जी के इतने सुंदर और गंभीर वक्तव्य के बाद कुछ कविताओं पर तो बात करने की हिम्मत भी नहीं है हम लोगों की, लेकिन दोनों 2 तरह की कविताएं सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। संवेदना जी के पास जहाँ नए समय और उसको देखने का एक कोशिश है कि वो हर जगह पहुँचें, देखें, वैसे शिवदयाल जी के यहाँ तात्कालिकता का कोई दबाव नहीं है। उनके जीवनानुभव बोलते हैं उनकी कविताओं में। एक लंबा जीवन उन्होंने साहित्य और कविता और एक अपना समाजवादी जीवन जिया है उन्होंने। उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ये पहले उपक्रम के लिए आप दोनों को, होमनाथ जी और प्रशांत जी को बधाई देता हूँ। और कविता मुंबई का एक क्रम बढ़ता रहेगा, और विजय जी आपसे भी सहयोग और सबसे सहयोग की हम लोग अपेक्षा करेंगे। कोशिश ये कर रहे हैं कि कविता तमाम संकटों के बावजूद, जब तक हम लोगों के पास दिल है, हमारे पास संवेदना है, थोड़ी सी सोच है, कविता हम लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। दुनिया चाहे जो करे, हम उसमें एक उम्मीद की किरण देखते हैं, कविता में एक जीवन देखते हैं, हमारे आसपास की घट रही घटनाओं की भाषा देखते हैं, उकेरता हुआ चित्र देखते हैं। इसलिए अच्छा लगता है हम लोगों को, और पूरे देश भर के वरिष्ठ लोग भी जुड़ेंगे और मुंबई के लोग जुड़ेंगे, तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ा सुखद है, और एक सपने जैसा है जिसे हम पूरा कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत बधाई, आप सबका स्वागत करता हूँ। जो लोग इस मंच पर उपस्थित रहे हैं पीछे, सबका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। सर रूपनाथ जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं सर, हमारे साथ संवेदना के साथ साथ प्रज्ञा भी है। जी जी, नहीं मैं वो तो मैं आ ही रहा हूँ एक्चुअली। इससे पहले मैंने आपसे पूछ लिया, आप हमेशा नेपथ्य में रहना पसंद करते हैं। जी सर, वो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। अब ठीक है। ये जो पहला एपिसोड आज का हमारा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि प्रज्ञा जी और आदरणीय सुदर्शना जी 1-1 मिनट का शुभकामना संदेश दें इस नए चैनल को। प्रज्ञा जी, पहले आप। अनम्यूट करिएगा मैडम, अनम्यूट करिएगा। प्रज्ञा जी अनम्यूट करें। आप म्यूट हैं, म्यूटेड हैं आप, अनम्यूट करिएगा। दीदी स्क्रीन पे सामने नीचे देखो, जस्ट सामने नीचे देखो। माइक है आपका, उस पे लगाना है आपको।
माइक के ऊपर क्लिक कर माइक दीजिएगा। का साइन बना होगा, लैपटॉप पे हो कि फोन पे हो? लैपटॉप पे सामने नीचे जस्ट थंबनेल्स बनी है, उसके नीचे देखो। आई थिंक सुन नहीं पा रही हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है, उनकी नहीं, मौजूदगी, उनकी उपस्थिति और वो शिरकत उनकी इस कार्यक्रम में वही शुभकामना है सबसे बड़ी। और इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस तो होते हैं जी, बिल्कुल कोई स्वाभाविक बात है। और आदरणीय सुदर्शना जी, आप कुछ कहेंगी मैडम? प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह की चैनल और चीज शुरू हो। मैं तो चाहूंगी कि अब कविता के बाद आप कहानी भी शुरू करें, उपन्यास भी शुरू करें और हर तरीके से बढ़ते जाए, क्योंकि इतनी विधाएं साहित्य में है और इतने लोग हैं जो उससे जुड़ना चाहेंगे, उसमें शिरकत करना चाहेंगे, उसके लिए कुछ करना चाहेंगे और उसे सुनना चाहेंगे। और हिंदी जिस तरह समाप्त होती जा रही है, खास करके देवनागरी लिपि समाप्त हो रही है, हिंदी की भाषा के लिए जिस भी प्रयास किया जाए, जितना भी प्रयास किया जाए वो कम है। खूबनाथ जी बहुत तरह के प्रयास करते रहते हैं और उन्होंने अपने स्तर पर बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब हृदयेश जी पूरा उन्होंने मीरा रोड संभाल रखा है करने के लिए। खूबनाथ जी तो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के आसपास और युवा लोगों को संगठित करने का बड़ा काम कर रहे हैं। आपने ये डिजिटल करके तो बिल्कुल दिल खुश कर दिया है। शुभकामनाएं, सब कुछ है, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको आज कितनी खुशी हुई, क्योंकि हृदयेश जी ने जब किया था तो मुझे बहुत दुख था, मैं बीमार थी और नहीं जा पाई थी। ये जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पास ये आया कि आज ये कविता मुंबई फिर से डिजिटल हो रहा है, मैंने कहा आज तो जाना ही है हर हालत में, कुछ भी होगा कैसे भी करके मैं फौरन जाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे समय गलत याद था, मुझे 6 बजे का याद था, 5:30 मैंने चेक किया तो देखा कि समय 5 बजे का है, तो मैं संवेदना जी को सुनने से वंचित रह गई। अगली बार जरूर सुन पाऊंगी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत प्यार, बहुत अच्छा लगा। प्रशांत जी करते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। आप लोग हैं तो करते रहेंगे और हौसला बना रहेगा। दर्शकों के लिए मैं बताऊं कि वैसे जानते हैं बहुत से लोग, सुदर्शना मैडम जो है धर्मयुग में धर्मवीर भारती जी जब थे, उनके साथ सह संपादक के रूप में काफी लंबा समय आपने वहाँ दिया है। तो इस तरह से आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं जरा विजय कुमार जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ आधे मिनट के लिए। उन्होंने इतने कम समय में बहुत अच्छा बोला। कविताओं पर इससे अच्छा कहा जा सकता है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये प्रशंसा की और आशंसा की बात नहीं है, ये एक जो बहुत ही सजग बुद्धिजीवी है और प्राणवंत जिसकी बहुत चेतना है, वही इस तरह की ऐसी टिप्पणी कर सकता है। मैं उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद तो देता ही हूँ, उनको साधुवाद भी देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। सुदर्शना जी का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। जनवरी में कथा मुंबई शुरू होगी सुदर्शना जी। उस पे काम चल रहा है मैडम, कथा मुंबई नहीं करेंगे हम लोग, 11-12 जनवरी बहुत बड़ा रोल रहेगा जी। तारीख भी तय है 11-12 जनवरी तक। बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम आपको जी। और ये कार्यक्रम हर महीने होगा। नमस्कार नमस्कार प्रशांत जी, वो मुझे सेटिंग में जाना पड़ा, कहीं पीछे से कुछ माइक्रोफोन वाला ऑफ था वो, तो मैं अब क्या बोलूं। विजय जी को सुना, मयंक जी को तो हम लोग वर्षों से सुनते ही आ रहे हैं, इतने सीनियर पोएट हैं, उन्होंने आप सब लोगों ने इतनी सुंदर पहल की है और आनंद आ गया। इतनी अच्छी कविताएं, नागरिकता कविता बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि इतनी एक नए तरह का रूपक लेकर के, बिल्कुल नए तरह का सोच उनके जो आंदोलन उन्होंने शायद जिया होगा, उससे उपजी बहुत सुंदर। उस पर एक छोटा सा मैं लिखूंगी, जब YouTube पर आप इसको डालेंगे तो एक छोटा सा कमेंट मैं वहां लिखूंगी। सॉरी, मतलब मैं पहले ऑन नहीं कर पाई। और आज का कार्यक्रम सुन के बहुत अच्छा लगा। विजय जी के लिए क्या कहे, विजय जी की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजय जी कविता को मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज को हमेशा खोज कर ले आते हैं, जो कोई और नहीं समझ पाता, वो वहाँ विजय जी उस जगह पे पहुंच कर चीजों को, और हम लोग विजय जी को बहुत सालों से सुन रहे हैं, मतलब कमोबेश उनको सुनते हुए हमने सीखा है।
हमसे सीनियर हैं। प्रशांत जी का, रूपनाथ जी का, सबका बहुत शुक्रिया मुझे इससे जोड़ा, और आज की शाम वाकई अच्छी रही। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। और अच्छा रहा कि अल्टीमेटली आप जुड़ गई, एक्चुअली शुरू में नहीं जुड़ पा रही और कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं वो। और अंत में मैं औपचारिक रूप से, आभार तो रोम रोम से हमारे निकलता ही है, लेकिन औपचारिक रूप से मैं आदरणीय विजय कुमार जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पहले ही एपिसोड में आप मौजूद रहे, और ये शुभ संकेत है भविष्य के लिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके कवि द्वय जो हैं, आदरणीय शिवदयाल जी और संवेदना जी, और आप लोगों ने शानदार कविता पाठ यहाँ किया। और अपनी ओर से और दोनों जो संयोजक महोदय हैं उनकी ओर से, मैं जो आज मेहमान यहाँ मौजूद रहे, आखिरी में अच्युतानंद मिश्र जी भी आए, और बाकियों के नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न होता है